अभी तक आपने देखा, एक राजा था। उसके दो छोटे बेटे थे। जैसा कि सौतेली माँ अक्सर करती है, उसने उन बेचारे दोनों बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। परेशान होकर दोनों भाई दूसरे देश जाने के लिए महल से निकल जाते हैं। जंगल में तोते और मैना की बात सुनकर वही करते हैं। बड़ा राजकुमार राजा बन जाता है और छोटे राजकुमार को सफाई करने वाला गड्ढे में दफन कर देता है। अब आगे, सफाई करने वाले ने राक्षस का सिर उठाया और उसे लेकर राजा के पास चल दिया, ताकि वह राक्षस के मारने वाले मिलने के इनाम में आधे राज्य का मालिक बन जाए और उसकी बेटी से शादी कर सके। यह सब देखकर राजा को लगा कि यह सब कुछ ठीक नहीं है। फिर भी अपने वायदे के अनुसार जहां तक उसे आधा राज्य देने का सवाल था, वह अपना वायदा निभाने पर मजबूर था। पर जहां तक उसकी अपनी बेटी की शादी की सवाल था, वो ऐसे आदमी के साथ उसकी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसने इस बात को कुछ समय के लिए टाल दिया। उसने कहा कि राजकुमारी अभी 1 साल तक शादी नहीं करना चाहती। इस बीच कुछ कुम्हार वहां अपने गड्ढे में से मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने आए। जब वे उस गड्ढे में से मिट्टी निकाल रहे थे, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि उस गड्ढे में मिट्टी के नीचे एक नौजवान बेहोश पड़ा हुआ है, पर उसकी सांस चल रही है। वे उसको वहां से लेकर अपने घर चले गए और उसको अपनी पत्नियों को देखभाल करने के लिए दे दिया। वे जल्दी ही उसको होश में ले आईं। जब वह होश में आया तो वो सफाई करने वाले की राक्षस के ऊपर जीत की बात सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सारा शहर उसके बारे में बात कर रहा था। वो समझ गया कि किस तरह से वो वहां आया होगा और उसको धोखा दे गया। उसके पास उसको झूठा साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय अपने शब्दों के, और इस तरह से उसको झूठा साबित करना नामुमकिन था। उसने कुम्हारों का यह प्रस्ताव मान लिया कि वे उसको अपना बर्तन बनाने का काम सिखा देंगे। इस तरह राजकुमार अब कुम्हार के चाक पर बैठ गया और मिट्टी के बर्तन बनाने में इतनी जल्दी होशियार हो गया कि बहुत जल्दी ही उसके बनाए बर्तनों के डिज़ाइन बहुत पसंद किए जाने लगे। उसका काम भी बहुत साफ होता था। उसका काम इतना मशहूर हुआ कि वो अब गड्ढे में से निकला नौजवान के नाम से मशहूर हो गया। यहाँ तक कि बाहर के देश वाले भी उसको जान गए। हालांकि राजकुमार ने अक्लमंदी से अपने बारे में कुछ भी नहीं कहा था। फिर भी जब उसकी खबर उस राजा बने सफाई करने वाले के कानों तक पहुंची तो उसने यह इरादा कर लिया कि वो चाहे किसी भी तरह से हो उस गड्ढे में से निकले हुए बर्तन बनाने वाले नौजवान को मार कर ही रहेगा, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि वो पकड़ा जाए और उसे खुद को मरना पड़ जाए। अब हुआ यह कि करीब करीब इसी समय हर साल बहुत सारे व्यापारियों के जहाज जो वहां मसाले आदि बेचने आया करते थे, तूफान की वजह से बंदरगाह पर ही रुक गए। क्योंकि जितनी ज्यादा देर वे वहां रुके रहते उनको उतना ही यह डर था कि वे 1 साल में वापस जा सकते थे या नहीं। यह क्योंकि एक गंभीर मामला था, सो भविष्य बताने वालों को सलाह के लिए बुलाया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक आदमी की बलि की जरूरत है। जब तक यह नहीं होगा जहाज बंदरगाह से नहीं जा पाएंगे। राजा बने सफाई करने वाले को जब यह पता चला तो उसको मौका मिल गया। उसने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि ऐसा ही करो, पर अपने देश के किसी आदमी की बलि मत देना। व्यापारियों को वह बेकार का कुम्हार लड़का दे दो जिसका यही पता नहीं था कि वो आया कहाँ से है। दरबारियों ने राजा बने सफाई करने वाले के इस फैसले की बहुत बड़ाई की और राजकुमार को व्यापारियों को दे दिया गया। वे उसको अपने जहाज पर ले गए और उसकी बलि की तैयारी करने लगे। उसने बेचारे ने उनसे बहुत विनती की, बहुत प्रार्थना की कि वे शाम तक इंतजार करें, तो किसी तरह वे इस बात पर राजी हो गए। जब राजकुमार ने देखा कि हवा नहीं चली तो उसने एक चाकू से अपनी छोटी उंगली में छोटा सा चीरा लगाया। जैसे ही उसमें से खून की पहली बूंद बही, उस जहाज के पाल हवा से भर गए और वो बंदरगाह से चल निकला। इसी तरह से जब उसकी दूसरी बूंद बही तो दूसरा जहाज चल निकला। फिर तो उसकी हर बूंद के साथ जहाज वहां से चल दिए। व्यापारी लोग तो ऐसे कीमती जादुई लड़के को लेकर बहुत खुश हुए जो हवाओं को अपने कंट्रोल में रखता था। उन्होंने उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की। बहुत जल्दी ही वो उन सबका प्यारा बन गया, क्योंकि वो बहुत ही खुशमिजाज आदमी था। चलते चलते वे एक दूसरे शहर में पहुंचे। इत्तफाक से यह वही शहर था जिसमें इस राजकुमार के भाई को हाथी ने राजा चुना था।
जब व्यापारी लोग शहर में अपना काम करने गए तो राजकुमार को अपने जहाज़ों की निगरानी के लिए छोड़ गए। राजकुमार ने उनकी कुछ देर तक तो निगरानी की, पर फिर थक गया तो वो किनारे की मिट्टी से खेलकर अपना दिल बहलाने लगा। उसने अपनी याद से अपने पिता का महल बनाया। जैसे जैसे वो महल बनाता गया उसमें उसकी रुचि बढ़ती गई और उसने उसे कला का एक बेहतरीन नमूना बना दिया। उसमें फूलों का बागीचा था। सिंहासन पर राजा बैठा था। दरबारी उसके चारों तरफ बैठे हुए थे। राजा के दोनों राजकुमार गुरुकुल में पढ़ रहे थे। जब राजकुमार ने यह सब बनाकर खत्म किया तो उसको देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने पुराने दिन याद करके आहें भरने लगा। उसी समय राजा के वजीर की बेटी अपनी दासियों के साथ वहां से गुजर रही थी। उसने उस सुंदर नौजवान को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। वो वहां से सीधी अपने घर चली गई। वहां जाकर उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और खाना खाने से बिल्कुल मना कर दिया। उसके पिता को लगा कि वो बीमार पड़ गई है, तो उसने उससे पूछवाया कि क्या बात है। उसने अपने पिता को यह जवाब भिजवाया, मेरे पिता से जाकर कह देना कि मैं न तो कुछ खाऊंगी न पीऊंगी जब तक वो मेरी शादी उस नौजवान से नहीं कर देंगे जो समुद्र के किनारे पर एक मिट्टी का किला बना रहा है। पहले तो अपनी बेटी की यह बात सुनकर वजीर बहुत गुस्सा हुआ, पर यह देखकर कि अगर उसकी बेटी की शादी उस नौजवान से न हुई तो वह तो भूख हड़ताल करके अपनी जान देने पर उतारू है, उसने ऊपरी मन से उसको इस शादी की इजाज़त दे दी। पर छिपे तौर पर उसने व्यापारियों से यह सौदा कर लिया कि उसकी बेटी की शादी होने के तुरंत बाद वे उन दोनों को अपने जहाज़ पर चढ़ाकर दूर ले जाएंगे। फिर जैसे ही उनको मौका मिलेगा वे उस नौजवान को तो समुद्र में फेंक देंगे और उसकी बेटी को वापस ले आएंगे। उन दोनों की शादी हो गई और जहाज़ समुद्र में चल दिए। 1-2 दिन बाद ही जब राजकुमार जहाज़ के अगले हिस्से में बैठा हुआ था तो वहां से उन्होंने उसे समुद्र में धक्का दे दिया। पर हुआ यह कि इत्तफाक से एक रस्सी उसकी खिड़की के सामने से नीचे लटक रही थी। जब राजकुमार उधर से नीचे गिरा तो उसने उस रस्सी को पकड़ लिया और बिना किसी के देखे उस केबिन में चढ़ गया। वजीर की बेटी को उसको इस तरह आते देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उसको सारी कहानी बता दी। वजीर की बेटी ने उसे एक बक्से में बंद कर दिया जहां वो छिपा रहा। उधर व्यापारियों ने सोचा कि उन लोगों ने अपन काम बखूबी निभा दिया है, इसलिए उन्होंने अपने जहाज बंदरगाह की तरफ लौटा लिए और वजीर की बेटी को वजीर को वापस करने के लिए ले आए। वजीर यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि उन्होंने उस आदमी को ठिकाने लगा दिया और उसने उनको बहुत इनाम दिया। उसकी बेटी भी बिल्कुल संतुष्ट दिखाई दे रही थी। जब वो अपने कमरे में पहुंच गई तो उसने बक्से में से अपने पति को बाहर निकाला और उसे एक दासी की तरह से तैयार कर दिया ताकि वो महल में इधर उधर आसानी से आ जा सके। राजकुमार ने अब तक अपनी जिंदगी की सारी कहानी अपनी पत्नी को बता दी थी। उसकी पत्नी ने उसको बताया कि किस तरह से उस देश का राजा हाथी द्वारा चुना गया था। तो राजकुमार को लगा कि यह जरूर उसका बहुत दिनों से खोया हुआ भाई ही होगा। उसने यह पता करने के लिए एक योजना बनाई। वजीर के बागीचे से एक फूलों का गुलदस्ता रोज राजा को भेजा जाता था। एक दिन राजकुमार अपने नकली वेश में माली की बेटी के पास गया, जो उस समय गुलदस्ता बनाने के लिए अपने बागीचे से फूल काट रही थी। उसने उससे कहा, अगर तुम चाहो तो ये फूल मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक नए तरह का गुलदस्ता बनाना सिखाती हूँ। माली की बेटी ने उसको फूल दे दिए तो उसने उनको उसी तरह से लगा दिया जैसे उसके पिता का माली लगाया करता था। अगली सुबह जब राजा ने वो फूलों का गुलदस्ता देखा तो वो सोच में पड़ गया। उसने माली से पूछा कि वे फूल उस ढंग से किसने लगाए हैं। माली डर से कांपते हुए बोला, मैंने सरकार। राजा चिल्लाया, तुम झूठ बोल रहे हो। जाओ और कल भी तुम मेरे लिए इसी तरह का गुलदस्ता लेकर आना, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। उस दिन माली की बेटी रोती हुई दासी बने राजकुमार के पास गई और उससे जाकर सब बताया। फिर उसने उससे वैसा ही गुलदस्ता बनाने की और इस तरह अपने पिता की जान बचाने की प्रार्थना की। राजकुमार तो यही चाहता था, वो तुरंत ही राजी हो गया। उसको और पक्का हो गया कि यह राजा जरूर ही उसका इतने दिनों से खोया हुआ भाई है। इस बार उसने और भी ज्यादा सुंदर गुलदस्ता बनाया और उसके फूलों में अपने नाम का एक कागज छिपा दिया। जब राजा ने वो छिपा हुआ कागज देखा और उस पर लिखा हुआ नाम देखा तो वो खुशी के मारे रोने लगा।
उसने माली से कहा, अब मुझे विश्वास हो गया कि वो गुलदस्ता तुमने नहीं बनाया था। तुम इतना सुंदर गुलदस्ता बना ही नहीं सकते। अब तुम मुझे सच सच बताओ कि यह गुलदस्ता किसने बनाया, तो मैं तुम्हें इस झूठ के लिए माफ कर दूंगा। यह सुनकर माली राजा के पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि वजीर के घर से एक दासी ने यह गुलदस्ता उसकी बेटी को बना कर दिया था। यह सुनकर तो राजा का आश्चर्य बहुत बढ़ गया। उसने सोचा कि वो वेश बदल कर फूल लेने के लिए माली की बेटी के साथ वजीर के बागीचे में जाएगा। उसने ऐसा ही किया, पर जैसे ही राजकुमार ने राजा को देखा तो उसने तुरंत ही उसको अपने बड़े भाई के रूप में पहचान लिया। यह देखने के लिए कि कहीं उसको उसके ओहदे और संपत्ति ने उसके भाई के प्यार को भुला तो नहीं दिया। राजकुमार ने राजा से कई सवाल पूछे। फिर राजा ने उससे पूछा कि उसने फूलों को सजाने की यह कला कहाँ से सीखी। उसने फिर अपनी जिंदगी के बारे में उसे वहां तक बताया जहां तक उन्होंने तोता और मैना खा लिए थे। पर उसके बाद उसने कहा कि आज अब वो बहुत थका हुआ था और अब आगे की कहानी अगले दिन सुनाएगा। हालांकि राजा को यह सब सुनकर बहुत उत्सुकता हुई, पर उसको अगले दिन तक का तो इंतजार करना ही पड़ा। अगले दिन राजकुमार ने उसको अपनी राक्षस के साथ लड़ाई और कुम्हार के घर रहने की बात बताई। इतना कहने के बाद उसने फिर कहा कि वह आज अब थक गया था और अब आगे की बात अगले दिन सुनाएगा। हालांकि राजा इससे आगे की कहानी सुनने के लिए बहुत उत्सुक था, पर उसको फिर अगले दिन का इंतजार करना पड़ा। इस तरह 7वें दिन राजकुमार ने उसे यह बताकर अपनी कहानी खत्म की कि फिर वजीर की बेटी से उसकी शादी हो गई और अब वो उसकी दासी के रूप में उसके घर में रह रहा था। यह सुनते ही राजा ने उसको अपने गले लगा लिया और दोनों भाई मिलकर बहुत खुश हुए। जब वजीर को यह पता चला कि उसकी बेटी ने कितने बढ़िया आदमी से शादी की है, तो उसने अपनी इच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि उसका दामाद अब वजीर बन सके। इस तरह जो कुछ भी तोता और मैना ने कहा था सच हो गया। एक भाई राजा था और दूसरा भाई वजीर। इसके बाद सबसे पहला काम तो राजा ने यह किया कि उसने अपने दूत उस देश के राजा को भेजे जिस देश में वह राक्षस रहता था, जिन्होंने उसको सच बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने उससे यह भी कहा कि अब उस आदमी की उसके आधे राज्य में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि जिसने उसको मारा था वो यहाँ वजीर बनकर खुश था और संतुष्ट था। यह सुनकर वहाँ का राजा तो बहुत खुश हुआ। उसने वजीर राजकुमार से प्रार्थना की कि वह उसकी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। वजीर ने जवाब दिया कि वह तो पहले से ही शादीशुदा है, पर उसका भाई जो राजा था वह उससे खुशी से शादी कर लेगा। ऐसा ही हुआ। दोनों राज्यों में बहुत खुशियां मनाई गईं। राजा बने सफाई करने वाले को मौत की सजा दे दी गई। यही उसके किए की सजा थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।